सर में दर्द की वजह से मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। इसीलिए जैसे ही थोड़ी सी झपकी लगती, लेकिन फिर अचानक ही दर्द की वजह से मेरी नींद टूट जाती। अभी मैं सोने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी ऐसा लगा जैसे कोई साया सा गुजर कर गया। पहले तो वह थोड़ा सा घबराई, हल्का सा मैंने अपना सर उठाकर यहाँ वहाँ देखा तो मुझे तो कोई भी आसपास नजर नहीं आया। लेकिन फिर बिल्कुल हल्की सी चूड़ियों की आवाज़ बाहर से सुनाई दी, जिससे मुझे ये यकीन हो गया कि ये मेरा वहम नहीं है। इसीलिए मैं भी तुरंत ही उठकर बाहर चली गई और सामने मैंने जो देखा उस पर मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि सीढ़ियों से दबे पांव नीचे उतरते हुए मैंने अपनी भाभी को देखा और वह मेरे पड़ोस वाले घर में चली गई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी रात को वह पड़ोस वाली दीदी के घर क्या करने गई है। मुझसे रहा नहीं गया और इसीलिए मैं भी दबे पांव उनके पीछे पीछे ही चली गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे दरवाज़ा उनके लिए पहले से ही खुला था, या फिर शायद कोई पहले से ही उनके दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। इसीलिए भाभी आराम से अंदर चली गई और उन्होंने अंदर से दरवाजे को बंद कर लिया। मैं तुरंत ही उन दीदी के घर की सभी खिड़कियों में से झांकने की कोशिश करने लगी। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। मुझे जैसे ही एक कमरे की खिड़की से हल्की सी रोशनी आती हुई दिखी, मैंने तुरंत ही वहां से झांक कर देखा तो कमरे के अंदर का नज़ारा देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। वहां तो मेरी भाभी के साथ पड़ोस वाली दीदी के पति और देवर एक साथ। इस वक्त वह इतने भरे हुए और जुनून में लग रहे थे कि जैसे कोई मुसाफिर कई दिनों से रेगिस्तान में फंसा हो और उसे अचानक से ही वहाँ पर पानी का कुआं मिल जाए और वह उस पानी को पीने के लिए जिस तरह से बेकरार हो जाए। मुझे कुछ ऐसा ही नज़ारा सामने देखने को मिल रहा था। मुझे तो अपनी आंखों पर अभी भी यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी भाभी एक साथ दो दो। मेरा नाम मीरा है। मैंने एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्म लिया। मैं अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी हूँ। मेरे बाद मेरा भाई विकास और उसके बाद मेरी 3 बहनें और हैं। मेरे पापा शुरू से मजदूरी करते थे और उन्होंने जैसे तैसे करके हम सभी भाई बहनों को पाला। पहले तो हम लोग एक बहुत ही छोटी सी झुग्गी में अपनी झोपड़ी बनाकर रहते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे हम दोनों भाई बहन बड़े होते गए, मैं भी माँ के साथ घरों में काम करना शुरू कर दिया और कुछ पैसे इकट्ठे करके हमने एक चौल में छोटी सी खोली ले ली। लेकिन वह खोली मेरे घर के सदस्यों की संख्या के मुकाबले में बहुत ही छोटी थी। उस खोली में एक बहुत ही छोटा सा पतला सा किचन था और बस एक ही कमरा था। इसके अलावा नित्य कर्म की जो भी व्यवस्था थी वह चौल के निचले एरिया में थी, जहाँ पर चौल में रहने वाले सभी लोग जाया करते थे। उस चौल में अलग अलग स्तर के लोग रहते थे। कोई बहुत ही ज़्यादा गरीब, तो कोई उन गरीबों से थोड़ा अमीर, तो कोई मिडिल क्लास। हम लोग तो शुरू से ही निचले तबके में आते थे। गरीबी की वजह से मेरे पापा ने मुझे तो ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन मैंने अपने घर वालों से ज़िद करके अपने भाई को कम से कम ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई तो ज़बरदस्ती करवाई। क्योंकि आज के ज़माने में जब पढ़े लिखे लोगों की कोई कदर नहीं है, उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर बिना पढ़े लिखे इंसान के लिए तो और भी कुछ नहीं रखा है। और फिर मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई मेरे पापा की तरह मजदूरी करे और पूरी ज़िंदगी इसी तरह से बिता दे जैसे कि मेरे माँ बाप ने बिताई है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगा और मुझे अपने ही मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के से प्यार हो गया। पहले जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो वह उससे शादी करने के लिए इनकार करने लगे। लेकिन फिर जब मैंने और मेरे भाई ने मिलकर अपने घर वालों को समझाया कि अगर वह भी खुद से मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेंगे तो हमारे ही स्तर का ढूंढ पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है कि वह मेरी शादी का दहेज दे सकें। और अगर मेरी शादी रमेश से हो जाती है तो वह तो सिवाय मेरे कुछ भी नहीं चाह रहा है और वह मुझे हमेशा खुश भी रखेगा। इसके बाद मेरे मम्मी पापा रमेश से मेरी शादी करवाने के लिए मान गए और फिर हम दोनों की बहुत ही सादगी से शादी हो गई। रमेश के घर में सिर्फ उसकी माँ ही थी। पहले तो कुछ महीनों तक रमेश वहीं पर
तरह तरह के छोटे मोटे काम करता रहा, लेकिन कभी भी वो किसी नौकरी में ठीक से टिक नहीं पाया और ना ही वह अच्छा पैसा कमा पाया। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह दूसरे शहर में जाकर काम ढूंढ लेगा। इस सब में कुछ महीने बीत गए और इधर रमेश की माँ का देहांत भी हो गया। अब सिर्फ मैं और रमेश ही रह गए थे। मैं रमेश के साथ दूसरे शहर चली गई और भगवान का ये आशीर्वाद था कि उस दूसरे शहर में रमेश को एक बहुत अच्छा काम मिल गया, जिससे उसकी ठीक ठाक कमाई होने लगी। इसी बीच मैं पेट से हो गई। मैंने जब ये खुशखबरी सबको सुनाई तो सभी लोग बहुत खुश थे। रमेश की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था, लेकिन वह इस बात को लेकर अब बहुत परेशान रहने लगा कि ऐसी सिचुएशन में मेरा ख्याल रखने के लिए कोई भी नहीं है। इसीलिए मेरे घर वालों ने कहा कि मैं उनके पास आ जाऊं और जब तक बच्चा ठीक ठाक बड़ा नहीं हो जाता तब तक मैं उनके पास ही रहूं। ये सुझाव रमेश को भी सबसे अच्छा लगा, लेकिन इतने महीनों तक रमेश अकेले रहे ये कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा था। पर रमेश ने मुझसे कहा कि इस वक्त तुम्हारी और बच्चे की सलामती मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तो यहाँ अकेले आराम से रह लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, बल्कि अपना और बच्चे का हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद रमेश मुझे मेरे मायके छोड़ गया। अभी मेरा पहला महीना ही चल रहा था। इसी बीच मेरे भाई विकास के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़की देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील लग रही थी। इस वजह से हमने जरा सी भी देर नहीं की और झटपट ही विकास की शादी भी हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे घर में खुशियां ही खुशियां आ गई हों। भले ही रुपए पैसों की कमी थी, लेकिन फिर भी हम सब मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी रह रहे थे। इस वजह से हमें ज़्यादा कोई तकलीफ महसूस नहीं होती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन जब हम अपने घर की बहू को विदा कराकर घर लेकर आए तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। किसी भी नए शादीशुदा जोड़े को प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन प्राइवेसी के लिए तो हमारे घर में मात्र एक ही कमरा था और कोई जगह ही नहीं थी, और हम लोग खुद ही इतने सदस्य थे कि हमसे ही वह पूरा कमरा भरा रहता था। ये बात तो पहले किसी ने सोची ही नहीं कि जो बहू आएगी उसे कहाँ पर रखा जाएगा। लेकिन खैर, उस दिन जब मेरे भाई भाभी की पहली रात थी तो हम लोगों ने ये फैसला किया कि आज हम लोग बाहर जाकर कहीं सो जाएंगे। इसके बाद हम लोगों ने ठीक ऐसा ही किया। लेकिन आखिर रोज़ रोज़ भी बाहर जाकर हम लोग कब तक सोते। इसीलिए फिर ये कहा गया कि विकास और उसकी पत्नी दोनों लोग किचन में जाकर सोया करेंगे। अब सब कुछ ठीक से मैनेज हो गया था। धीरे धीरे दिन बीतते जा रहे थे। मेरी भाभी सच में बहुत सीधी और सरल स्वभाव की औरत थी। वह मेरा बहुत ध्यान रखती और हम में ननद भाभी से ज़्यादा एक सहेलियों का रिश्ता बन चुका था। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती कि मुझे इतनी अच्छी भाभी मिली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो दूसरे घर की लड़की आती है वह घर वालों को अपने पति से अलग करने की कोशिश करती है, लेकिन मेरी भाभी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वह हंसी खुशी सबके साथ मिलजुल कर रहती थी। हालांकि एक चीज़ मुझे बार बार खटकती थी कि शादी के बाद से मेरी भाभी को कभी भी मेरे भाई के साथ अकेलापन नहीं मिला। वह अपनी शादीशुदा जिंदगी को उस तरह से कभी भी महसूस ही नहीं कर पाई जैसे कि एक नई नवेली दुल्हन करना चाहती है। मेरी भी पिछले साल ही शादी हुई थी और इसीलिए मैं इस तरह की कसक को बहुत अच्छे से समझती थी। मुझे अपनी भाभी के लिए अक्सर बहुत बुरा लगता था, लेकिन आखिर मैं कर भी क्या सकती थी। ना तो मैं उन दोनों को कहीं भेज सकती थी और ना ही अपने घर वालों को कहीं निकाल सकती थी। इसीलिए मैंने अपने भाई को समझाना शुरू किया कि तुम दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करो और कुछ पैसा इकट्ठा करके इस खोली को बेचकर किसी दूसरी जगह पर कोई इससे भी बड़ी खोली ले लो, जिसमें कम से कम 2-3 कमरे तो हों ही, ताकि सभी घर वाले आराम से रह सकें और तुम भी अपनी पत्नी को पूरा समय दे सको। मेरी इस राय पर मेरे भाई ने एक काम के साथ दूसरा काम करना भी शुरू कर दिया था, जिससे अब वह और भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। पहले तो मुझे लगा कि मेरी इस राय की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि मेरी भाभी को बुरा लग जाए।
इसीलिए मैंने पहले ही उन्हें बोल दिया कि मैंने किस लिए अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की सलाह दी है। मेरी ये बात सुनकर मेरी भाभी बहुत खुश हो गई और उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। वह कहने लगी, दीदी, एक आप ही हो जो मुझे अच्छे से समझती हो। इसी बीच मेरी भाभी ने सोचा कि वह मेरे बच्चे के लिए कुछ अच्छे स्वेटर, मोजे और कैप बनाकर रख ले। लेकिन क्योंकि हम में से किसी को तो बुनाई आती ही नहीं थी, लेकिन मेरे ही घर के पड़ोस में नीचे एक दीदी रहती थी जिनका नाम मंजू था, जो कि अपने बड़े से घर में रहती थी। उनके पास रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी और वह स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। इसीलिए जब उन्हें ये बात पता चली कि मेरी भाभी मेरे बच्चे के लिए इस तरह के स्वेटर बनाना चाहती है, तो उन्होंने कह दिया कि मेरी भाभी रोज़ उनके पास चली जाया करें और वह उन्हें तरह तरह की डिज़ाइंस बता देंगी, जिससे वह मेरे बच्चे के लिए खूबसूरत स्वेटर बुनकर तैयार कर सकें। ये बात सुनकर मेरी भाभी बहुत खुश हो गई और वह हर रोज़ घर का काम निपटाने के बाद उनके घर चली जाती और एक एक करके उन्होंने कुछ स्वेटर बुनकर तैयार करने भी शुरू कर दिए थे। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि मुझे न जाने क्यों ऐसा लगने लगा कि मेरी भाभी अब पहले की तरह चहकती नहीं है, बल्कि बहुत उदास सी रहने लगी है। मैंने उनसे कई बार पूछने की भी कोशिश की कि क्या ऐसी कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो आप मुझे बता सकती हैं। लेकिन वह कहने लगी कि नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा कि हो सकता है पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हुई हो और वह अपने पति के बीच की बात मुझसे नहीं कहना चाहती हो। इसीलिए मैंने अपनी भाभी पर बहुत ज़्यादा दबाव भी नहीं डाला। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि वह दिन ब दिन और भी ज़्यादा उदास सी होती जा रही थी और उसकी तबीयत भी मुझे कुछ ढीली ढीली सी लगने लगी। मैंने उन्हें मना भी किया कि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर आप ये स्वेटर बुनने वाला काम ना करें और घर पर रहकर ही आराम करें। लेकिन फिर भी मेरी भाभी ने ये बात नहीं मानी। वह कहने लगी कि नहीं, मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है कि मैं अपने काम को बीच में छोड़ दूं। अब वह पहले से बहुत ही कम बात करने लगी थी। जितनी भी बात कहो बस सिर्फ उसका ही जवाब देती, इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं कहती। मैंने जब अपने भाई से इस बारे में बात की तो वह कहने लगा कि मुझे खुद नहीं पता कि इसको हुआ क्या है। एक चीज़ और मैं ये नोटिस कर रही थी कि मेरी भाभी पड़ोस वाली दीदी के यहाँ अपना पूरा समय गुजार कर आती, लेकिन कुछ दिनों से जो स्वेटर वह बुन रही थी वह तो बुनकर तैयार ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन क्योंकि वह पहले से ही इतनी उदास थी, इस वजह से मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। आज मेरे सर में न जाने क्यों बहुत दर्द हो रहा था। कहते हैं जब औरत पेट से होती है तो उसे तरह तरह की शारीरिक परेशानियां लगी ही रहती हैं। इसीलिए मैंने इस बारे में अपने घर में किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैंने सोचा कि बिना बात ये लोग परेशान होंगे, लेकिन सर दर्द की वजह से मुझे ठीक से नींद ही नहीं आ रही थी और तभी मैंने देखा कि आधी रात के समय कोई साया अचानक से सामने वाली दीवार से गुजरा और जब मैंने उठकर देखा तो वह और कोई नहीं बल्कि मेरी भाभी ही थी। मुझे ये देखकर बड़ी ही हैरानी हुई कि वह इतनी रात को आखिर कहाँ जा रही है। जब मैंने उनका पीछा किया तो वह सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई सामने वाली दीदी के घर पर जा रही थी। वह बड़े ही आराम से उनके घर के अंदर चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। लेकिन मुझे बड़ी ही बेचैनी होने लगी, या फिर कि वह इतनी रात में उनके घर करने क्या गई हैं। यही सब जानने की वजह से मैं उनके घर की खिड़कियों से झांकने की कोशिश करने लगी, लेकिन ज़्यादातर उनके घर की खिड़कियां बंद थीं। पर एक कमरे की खिड़की बिल्कुल हल्की सी खुली हुई थी और उसमें से बिल्कुल जरा सी रोशनी आ रही थी। और जब मैंने उस खिड़की से अंदर झांक कर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। ऐसा लगा कि जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरी वह सीधी सादी भाभी, जिसे मैं हद से ज़्यादा भोली समझती थी, जिसमें कभी भी मुझे कोई चालाकी नज़र ही नहीं आई, वह मेरे भाई को धोखा दे रही थी। वह इस वक्त एक नहीं बल्कि दो दो उस वक्त पड़ोसी दीदी के पति और देवर एक साथ। ये सब देखकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं तो वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो।
मैं तुरंत ही दबे पांव वापस अपने घर लौट आई। अभी भी मेरी आंखों के सामने से वह नज़ारा हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा तो सर चकराने लगा, ये सोच सोच कर कि आखिर मेरी भाभी ऐसा क्यों कर रही थी। वह मेरे भाई को धोखा क्यों दे रही थी। मैं तो यही समझती थी कि मेरी भाभी मेरे भाई को बहुत चाहती है, लेकिन फिर वह उसके साथ दगाबाजी कैसे कर सकती है। और फिर इतनी रात को वह इतने आराम से पड़ोसी दीदी के घर कैसे चली गई, और वहाँ पर जो भी कुछ हो रहा था वह ऐसे कैसे हो सकता था। क्या इस वक्त पड़ोसी दीदी अपने घर पर नहीं है, और बस इसी बात का फ़ायदा मेरी भाभी और उनके पति और देवर उठा रहे थे। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक साथ न जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में चलने लगे, जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे चक्कर से महसूस होने लगे। एक तो पहले से ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था, और अब तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी नसें निकलकर बाहर ही आ जाएंगी। घर में कोई जाग न जाए और मुझे यूं परेशान न देख ले, इस वजह से मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन मेरी आंखों से आंसू बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तकरीबन 3 घंटे के बाद मेरी भाभी दबे पांव घर के अंदर आ गई और चुपचाप जाकर किचन में सो गई। इसके बाद जब सुबह हुई तो मेरी आंखें रो रो कर सूज चुकी थीं, लेकिन मैंने बहाना बना दिया कि शायद मेरे सर में रात में दर्द हो रहा था, इस वजह से मेरी आंखों में सूजन आ गई है। मैं जब भी अपनी भाभी को देखती तो मेरा दिल नफरत से भर जाता, क्योंकि वह मेरे भाई को धोखा दे रही थी। लेकिन आखिर क्यों? क्या वह एक बदकिरदार औरत है, या फिर वह पैसों की इतनी भूखी थी कि वह उन आदमियों के पैसों की चमक धमक में खो गई। अगले दिन दोपहर को जब मेरी भाभी एक बार फिर से पड़ोसी मंजू दीदी के यहाँ स्वेटर बनाने के लिए जाने लगी तो मैंने उनका विरोध किया। मैंने कहा कि आपको अब मेरे बच्चे के लिए और ज़्यादा स्वेटर बुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों के लिए खुद ही बाजार से स्वेटर खरीद लूँगी। उस वक्त क्योंकि मेरे अंदर अपनी भाभी को लेकर गुस्सा भरा हुआ था, और इसीलिए मेरा लहजा बहुत ही तीखा हो गया, जिससे वह भी हैरत में पड़ गई, क्योंकि आज पहली बार ऐसा था कि मैं अपनी भाभी से इस तरह से बात कर रही थी। मेरी माँ ने जब मेरे मुंह से ऐसी कड़वी बात सुनी तो वह भी हैरान होकर मेरी तरफ देखने लगी और मुझसे बोली, मीरा बेटा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपनी भाभी से इस तरह से कैसे बात कर रही हो? गुस्सा तो उस वक्त मुझे बहुत तेज आया कि मैं अभी के अभी अपनी इस तिरिया चरित्र भाभी का पूरा रंग अपनी माँ के सामने खोल कर दिखा दूं। लेकिन अपने भाई के बारे में सोचकर मैंने ये जहर का घूंट पी लिया, और मैं तुरंत ही अपने चेहरे का रंग बदलकर कहने लगी कि मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं बहुत दिनों से भाभी को परेशान होते हुए देख रही हूँ। वो बेचारी घर का काम भी करती हैं और फिर उसे ये सब भी करना पड़ता है। लेकिन इस बात पर तुरंत ही मेरी भाभी तपाक से बोली कि दीदी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे इस सब से कोई दिक्कत नहीं है। इतने में तभी मेरी माँ ने मेरी भाभी से कहा कि जाओ बेटा, तुम आराम से जाओ। मेरी भाभी मेरी आंखों के सामने ही अपनी गलत नीयत को पूरा करने के लिए मेरी पड़ोसन मंजू दीदी के यहाँ चली गई, और मैं ठगी सी उसे देखती रह गई और उसे रोक भी नहीं पाई। लेकिन अब मेरे मन में उथल पुथल मच चुकी थी। मैं यही सोचने लगी कि क्या ये सब मंजू दीदी की मौजूदगी में भी हो रहा है, या जिस तरह से अभी तक हम सभी लोग इस बात से अनजान थे, वह भी मेरी भाभी की और अपने पति और देवर की असलियत को नहीं जानती हैं। यही सब सोचते हुए मैं एक बार फिर से अपनी माँ से बहाना बनाकर नीचे मंजू दीदी के घर के पास पहुँच गई, और कुछ ही देर में मैं उस खिड़की के सामने थी जहाँ से कल मैंने वह विभत्स नज़ारा देखा था। और आज मैंने जो कुछ भी अपनी आंखों से देखा उसे तो मेरे पैरों तले की ज़मीन ही निकल गई, क्योंकि आज तो मेरी भाभी किसी और आदमी के साथ थी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? मेरे घर की लक्ष्मी इतनी बदकिरदार कैसे हो सकती है? मैं तुरंत ही वहाँ से निकल आई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे वहाँ पर देख ले, पर मेरी समझ से ये सब कुछ बाहर होता जा रहा था। इसका मतलब ये था कि मेरी भाभी को अलग अलग तरह के रसों का स्वाद चाहिए, और इसी वजह से कल वह किसी और के साथ और आज वह किसी और के। लेकिन क्या इस वक्त मंजू दीदी घर पर नहीं थी?
इस बात का पता लगाने के लिए मैं एक बार फिर से नीचे उतरकर चौल से बाहर की तरफ गई तो मेरा शक सही साबित हुआ। मंजू दीदी तो बाहर अपनी एक सहेली के घर पर बैठकर गप्पे मार रही थी। पर यह सब हो क्या रहा था? मंजू दीदी के घर में उनकी ही पीठ के पीछे ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या उन्हें इस बात की भनक भी नहीं? और फिर मेरी भाभी में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वह उनके घर में जाकर ये सब कुछ आराम से कर रही है और उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और इसीलिए उसी रात को मैंने अपनी भाभी के हाथ को झकझोरते हुए उससे वह सारी सच्चाई कह डाली जो मैंने अब तक अपनी आंखों से देखी थी। मेरी बात सुनकर मेरी भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा था, लेकिन मैंने उससे यही कहा कि अपने ये मगरमच्छ के आंसू मेरे सामने मत बहाओ, क्योंकि तुम्हारा ढोंग मैं अच्छे से देख चुकी हूँ। इतने महीनों से तुम अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही थी। मैं तो तुम्हें कितनी सीधी और सरल लड़की समझती थी। मैंने तुम्हें कभी अपनी भाभी समझा ही नहीं, बल्कि अपनी सहेली ही समझा। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम तो एक घटिया औरत हो, जो ना तो मेरी सहेली बनने के लायक है और ना ही मेरे भाई की पत्नी। तुमने एक बार भी मेरे घर वालों के बारे में तो छोड़ो, मेरे भाई के बारे में भी नहीं सोचा, जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर दोहरा काम करके अपने आप को कितना खटा रहा है ताकि तुम्हें खुशी देने के लिए वह एक नया घर ले सके। लेकिन तुमने तो इस बात का इंतजार ही नहीं किया, बल्कि तुमने तो अपने लिए अलग अलग तरह के मनोरंजनों का इंतजाम कर लिया। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैं अपनी भाभी को जलील करती जा रही थी और वह लगातार बस रोए ही चली जा रही थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आखिर इस सब के पीछे क्या वजह थी, लेकिन वह तो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाल रही थी। तभी मैंने देखा कि मेरा भाई घर लौट आया। इसी वजह से मैंने तुरंत ही इस बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी भी अपने आंसू पोंछते हुए घर के अंदर आ गई और वह घर के कामों में लग गई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी की सच्चाई मेरे घर वालों या मेरे भाई को पता चले, क्योंकि मैं अच्छे से जानती थी कि अगर उनमें से किसी को भी ये बात पता चल गई कि मेरी भाभी एक बदकिरदार औरत है, तो वह लोग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मेरा भाई तो न जाने क्या कर बैठेगा। हो सकता है कि वह अपनी ज़िंदगी को ही खत्म कर ले। यह सब सोचकर तो मेरी रूह ही कांप रही थी, क्योंकि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती थी और मैं नहीं चाहती थी कि वह एक ऐसी औरत के पीछे अपनी ज़िंदगी तबाह कर ले जिसे उसकी रत्ती भर भी परवाह नहीं है। इसीलिए फ़िलहाल तो मैंने इस सच्चाई को अपने सीने में दफन कर लिया और फिर सही मौके का इंतज़ार करने लगी, जब मैं इस पूरे मामले को ठीक से सुलझा सकूं और अपने भाई की ज़िंदगी बर्बाद होने से भी बचा लूं और उसे इस औरत से छुटकारा दिला दूं। उसी रात को मैंने एक बार फिर से अपनी भाभी को दबे पांव घर से बाहर जाते हुए देखा। ये देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि ये औरत इतनी बेशरम है कि आज ही मैंने इसे इतनी खरी खोटी सुनाई, लेकिन इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। मेरे सामने तो ये कैसे झूठे आंसू बहा रही थी, लेकिन अब देखो कितने आराम से ये फिर से वही करने जा रही है जिसके लिए मैंने इसे इतनी बुरी बुरी बातें सुनाई। मैं ये देखकर गुस्से से भर गई और इसीलिए तुरंत ही मैं भी अपनी भाभी के पीछे गई। पर मैं ये देखकर आज हैरान थी कि वह आज मंजू दीदी के घर नहीं जा रही थी, बल्कि चलते चलते वह चौल से बाहर निकल गई और सड़क पर न जाने कहाँ चलती चली जा रही थी। उसे ऐसे ही जाता हुआ देख मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उसके पीछे पीछे अकेले जाते हुए डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने ये फैसला किया कि आज मैं जान कर ही रहूँगी कि आखिर इसके और कितने रंग हैं। इसीलिए मैं भी उसके पीछे ही चल दी। कुछ दूर सड़क पर पहुंचने के बाद मेरी भाभी एक पुल पर पहुंची और वह किनारे पर जाकर खड़ी हो गई। मैं जैसे ही अपनी भाभी को ये करते हुए देखा, तभी मुझे किसी अनहोनी के होने का अंदेशा हो गया। मैं उस वक्त पेट से थी, लेकिन सामने ऐसा नज़ारा देखकर मैं सब कुछ भूल गई और बहुत ही तेज़ी से बिना किसी भी चीज़ की परवाह किए हुए मैं अपनी भाभी की तरफ दौड़ पड़ी।
और भगवान का शुक्र था कि वक्त रहते मैं भाभी के करीब पहुंची और जैसे ही उन्होंने पुल के नीचे छलांग लगाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया, मैं तुरंत ही उन्हें हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। इस सब में मैं भी एक झटके के साथ ज़मीन पर नीचे गिरी और मेरी भाभी भी, जिससे मैं गिरते ही तुरंत घबराई क्योंकि तभी मुझे ध्यान आया कि मैं तो पेट से हूँ। मेरी भाभी ने भी जब मुझे ज़मीन पर पड़े देखा तो उन्होंने तुरंत ही मुझे उठाया और मेरी फिक्र में मुझे बार बार पूछने लगी कि मैं ठीक तो हूँ और मैंने ऐसा क्यों किया। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बच्चे का क्या होता। मैं ये देखकर हैरान थी कि जिस औरत से मैं इतनी नफरत कर रही थी वह औरत मेरी फिक्र कर रही है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी भाभी ने तुरंत ही मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा किया। पहले तो मुझे हल्का सा चक्कर आया, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुरंत ही उन्हें सड़क के दूसरी तरफ लेकर गई और हम एक जगह पर बैठ गए। मैंने अपनी भाभी से कहा कि आपका क्या दिमाग खराब हो गया है, आप ये क्या करने जा रही थी। मेरी इस बात पर भाभी ने चुप्पी साध ली। मैंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको गलत समझूं या सही समझूं या फिर क्या समझूं। आखिर ये सब करने के पीछे वजह क्या है। अब बस बहुत हो गया। मुझसे आपकी ये खामोशी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपको अपने किए पर इतनी ही शर्मिंदगी है कि जिसके कारण आज आप अपनी जान लेने पर तुल गई थी, तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत ही क्या थी। मैंने देखा कि मेरी भाभी मुझे कुछ भी बता ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने तुरंत ही उनका हाथ अपने सर पर रखा और कहा कि आपको मेरी कसम है, आज आप मुझे सब कुछ सच सच बता दीजिए। इसके बाद मेरी भाभी ने मुझे जो कुछ भी बताया उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। भाभी ने कहा कि आपको तो अच्छे से पता है दीदी कि हमारा घर कितना छोटा है, जिसकी वजह से मुझे और आपके भैया को बिल्कुल भी एक पल के लिए ऐसा समय नहीं मिला जहां हम एक दूसरे के साथ उन चीज़ों को महसूस कर पाएं जो एक नया दूल्हा दुल्हन का जोड़ा महसूस करना चाहता है। मुझे हर समय इस चीज़ की कमी खलती रहती थी क्योंकि घर इतना छोटा था कि हम दोनों जब किचन में लेटते तो रात के सन्नाटे में जरा सी भी इधर उधर हाथ करने पर बहुत तेज़ आवाज़ होती और शर्म की वजह से हम लोग मन मार कर चुपचाप लेट जाते। मुझे ये तड़प बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, जिस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। ना तो हम दोनों पति पत्नी को दिन में अकेलापन मिलता और ना ही रात को। इस वजह से जब एक दिन मैं मंजू दीदी के यहाँ स्वेटर के लिए पूछने गई थी तो उनसे बातों ही बातों में मुझे पता चला कि उनकी और उनके पति के बीच में कितनी ही अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जो यादगार पलों के तौर पर वह लोग संजो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि मैं खुद इन सब चीज़ों के लिए कितना तरस रही थी ये तो मैं ही जानती थी। जब उन्होंने मेरी आंखों में आंसू देखे तो वह मुझसे पूछने लगी कि आखिर मैं क्यों परेशान हूँ। मैंने उनसे इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मानी ही नहीं और उन्होंने मुझसे अपनी बड़ी बहन होने का वास्ता देकर मुझे सब कुछ पूछ लिया। मैं भी अपने दुख से भरी बैठी थी और इस वजह से मैंने उन्हें सब बता भी दिया कि किस तरह से मुझे मेरे पति के साथ बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है जो मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को अच्छे से जी सकूं। इस बात पर उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात है और तुम बेकार ही इतना परेशान हो रही थी। उन्होंने कहा कि भले ही तुम्हारा घर छोटा है, लेकिन मैं तो तुम्हारी बड़ी बहन के जैसी हूँ और मेरा घर तो कितना बड़ा है। पहले तो मुझे उनकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इस पर उन्होंने कहा कि देखो, मैं एक काम करती हूँ, कल शाम को मेरे पति 2 दिन के लिए अपने काम से दूसरे शहर जा रहे हैं और मैं भी अपनी किसी सहेली के घर चली जाऊंगी। तो मैं ऐसा करती हूँ कि विकास को फ़ोन करके किसी बहाने से यहाँ पर बुला लूँगी। तुम उसे इस सब के बारे में मत बताना कि यहाँ पर तुम लोग अपने खुशनुमा पल बिताने वाले हो। जब वह यहाँ आएगा और तुम्हें अकेला पाएगा तो तुम उसे सरप्राइज़ देना, देखना वह कितना खुश हो जाएगा और फिर तुम लोग आराम से जी भर के अपनी बातें करना और उसके अलावा जो भी शरारतें तुम्हें पसंद हो वह भी। इतना कहकर उन्होंने मुझे छेड़ दिया और मैं शर्मा गई।
लेकिन उनकी बात सुनकर मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। पहले तो मैंने उन्हें इस सब के लिए मना किया, लेकिन वह मानी ही नहीं। वह कहने लगी कि तुम मेरी बात मानो, देखना तुम दोनों लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। इसके बाद उन्होंने मुझे अपनी कुछ खूबसूरत सी नाइटी दिखाई। वह कहने लगी कि तुम्हें इनमें से जो भी पसंद हो तुम कल शाम को वही पहन लेना। विकास तो तुम्हें देखकर होश ही खो बैठेगा। उनकी ऐसी बातों से मैं अंदर ही अंदर मेरे अरमान मचलने लगे थे। मैं सपनों की दुनिया में खो चुकी थी। मैंने तुरंत ही उसमें से एक गुलाबी रंग की नाइटी उठाई और वह तुरंत ही पहन कर देखी। उसे मैंने जब पहनकर आईने में देखा तो खुद से खुद को ही देखकर मैं बार बार शर्मा रही थी। मंजू दीदी मुझसे कहने लगी कि देखा कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम, देख लेना विकास तो तुम्हें देखते ही ऐसा खो जाएगा कि उसे किसी भी चीज़ का होश ही नहीं रहेगा। ये कहकर मुझे वह एक बार फिर से छेड़ने लगी। उसके बाद अगले दिन मैं मंजू दीदी के बताए हुए समय पर पहले ही उनके घर पर पहुंच गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि विकास तो कब का आ चुका है और वह अंदर कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ये सुनकर मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तुरंत ही दूसरे कमरे में जाकर नाइटी पहनी और जिस कमरे में विकास थे वहां पहुंच गई। विकास बिस्तर पर दूसरी तरफ मुंह करके लेटे हुए थे। मैंने जैसे ही उन्हें अपनी तरफ घुमाया तो मेरे होश उड़ चुके थे। वहां तो विकास नहीं बल्कि कोई और आदमी था और उसने फिर मेरे साथ जो किया। इतना कहते हुए भाभी एक बार फिर से रोने लगी। वह बोली, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो चुका था। जब मंजू दीदी लौट कर आई तो मैंने उनसे इस बात की शिकायत की कि आपने मेरे साथ ये क्या किया। मेरी हालत पर वह औरत किसी शैतान के जैसे हंस रही थी। फिर वह मुझसे कहने लगी कि देखो तुम यहाँ पर हर रोज आ जाया करो और बस ये कुछ ही देर का काम है और इसके मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगी। मैंने उस औरत के खींचकर एक तमाचा मारा। मैंने कहा कि तुमने मुझे आज अपनी मीठी बातों में फंसाकर इस काम के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन अब मैं एक पल भी तुम्हारे घर पर नहीं रुकने वाली। और इतना कहकर जैसे ही मैं वहाँ से जाने लगी तभी उस मंजू ने मुझसे कहा कि यहाँ से जाने से पहले एक बार जरा इस पर नज़र तो डाल लो। और उसने फिर मुझे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाया। उस वीडियो को देखकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। दरअसल उस औरत ने मेरा वीडियो बना लिया था। वह कहने लगी कि अगर अब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगी और उससे कह दूंगी कि तुम अपनी पत्नी की ख्वाहिश को पूरा नहीं कर पा रहे थे और बस इसीलिए उसने अपनी ख्वाहिश को किसी और से पूरा कर लिया। फिर तुम सोच लो कि तुम्हारा पति तुम्हारा क्या हाल करेगा। मंजू की इस बात से मैं बुरी तरह से डर गई और फिर ना चाहते हुए भी मैं उसके हाथों की कठपुतली बन गई। इसके बाद मैं हर रोज़ उसके बताए हुए समय पर स्वेटर बुनने का बहाना करके चली जाती। धीरे धीरे वह मेरे साथ ये सब कुछ करवाती रही और पैसे कमाती रही। यहाँ तक कि इस सब में उसका पति और देवर भी शामिल था। वह खुद भी पहले यही काम करती थी, लेकिन अब जब से मैं उसका मोहरा बनी थी तब से उसने मुझे अपनी कमाई का जरिया बना लिया था। भाभी मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगी कि मेरा विश्वास करिए दीदी, मैंने विकास के अलावा कभी किसी को अपने दिल में जगह नहीं दी। मैं अब तक जो भी करती आ रही थी वह मेरी मजबूरी थी और विकास को खोने का डर था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इस सब के बारे में विकास को पता चले, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई भी आदमी ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी औरत किसी और के साथ। भाभी की सारी बात सुनकर मुझे मंजू पर हद से ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं अब इस औरत को छोड़ूंगी नहीं। इस पर भाभी घबराने लगी। वह बोली कि नहीं, आप उसे कुछ भी नहीं करेंगी, वरना वह मुझे बदनाम करके रख देगी और मैं तो फिर कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल ही नहीं बचूंगी। मैंने भाभी से कहा कि लेकिन इस तरह से आप कब तक उसकी मांगें पूरी करती रहेंगी, बताइए आखिर कब तक। इस बात पर भाभी ने चुप्पी साध ली। मैंने कहा कि आप मुझ पर विश्वास करिए, मेरा भाई उन आदमियों में से नहीं है जो ये जानते हुए कि उसकी पत्नी सिर्फ एक साजिश का शिकार हुई है, बस इस बात पर अपनी पत्नी को छोड़ दे। मैंने अगले ही दिन विकास को पूरी बात सच सच बता दी।
जिसे सुनकर विकास का खून खौल उठा और वह तो मंजू और उसके पति को मारने के लिए तुरंत ही जाने लगा। पर मैंने उसे हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने कहा कि इस सबसे तो ये मामला और भी ज़्यादा बिगड़ जाएगा। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे भाभी की इज्जत भी ना उछले और उन लोगों को उनके किए की सज़ा भी मिल जाए। इसके बाद मैं, भाभी और विकास तुरंत ही पुलिस स्टेशन गए और हमने उन्हें सब कुछ बता दिया। जिस पर वहाँ पर जो सीनियर इंस्पेक्टर थे उन्होंने कहा कि आपने अभी जो कुछ भी कहा उसका आपके पास उन लोगों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, और फिर अगर हम सामने से जाकर उनको पकड़ेंगे तो हो सकता है कि वह आपकी भाभी का वह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दें। इसीलिए हमें बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। इसके बाद सीनियर इंस्पेक्टर साहब ने एक योजना बनाई जिसके तहत वह खुद सामने से मंजू के पास ग्राहक बनकर गए, और जब मंजू ने भाभी को फिर से अपने घर बुलाया अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए, तभी पुलिस ने उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लिया और उनके सारे फ़ोनों को जब्त कर लिया। मंजू, उसका पति और देवर तीनों को ही पुलिस गिरफ्तार करके ले गई, और जब उनके मोबाइल फ़ोन की जांच हुई तो उसमें और भी न जाने बेचारी कितनी ही लड़कियों के ऐसे वीडियो मिले जिन्हें उन लोगों ने मजबूर किया था। इसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ये लोग और भी जगह पर रहकर इसी तरह का काम करते थे और पैसा कमाते थे, और बेचारी बेबस लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते थे। कुछ महीनों के बाद मेरी भाभी और उनके जैसी जो भी मजबूर लड़कियां थीं, उनकी गवाही के आधार पर उन लोगों को सख्त सज़ा हो गई। इधर मेरी भाभी बेचारी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन हम सब ने उन्हें समझाया कि जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। तुमने बस सामने वाले इंसान पर विश्वास करने की गलती की और बस उसी का नतीजा तुम्हें इस तरह से भुगतना पड़ा। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आ चुकी थी। मेरी भाभी अभी भी उस सब को भूल नहीं पा रही थी। इधर मेरी डिलीवरी के बाद मुझे बेटा पैदा हो गया, जिसके साथ ही एक दिन मेरा भाई खुशी खुशी हाथ में मिठाई का डिब्बा लेकर घर लौटा। उसने कहा कि उसने एक लॉटरी का टिकट निकाला था जिसमें उसकी लॉटरी लग गई। हम सब बहुत खुश थे। विकास ने जैसे ही लॉटरी का पैसा हाथ में आया तुरंत ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया। मेरा बेटा भी अब लगभग 1 साल का हो चुका है, इसीलिए मैं अपने पति के पास वापस लौट आई हूँ और मेरी भाभी और बाकी के घर वाले अब नए घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त अच्छाई का मुखौटा ओढ़े रहते हैं और हम उन पर विश्वास करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती करते हैं। आज के ज़माने में हमें किसी को भी अपनी कमजोरी या अपने दुख दर्द के बारे में नहीं बताना चाहिए, क्योंकि हकीकत ये है कि लोग हमारी उस समस्या को कम करने की जगह उस समस्या से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हमें अपनी बातों को अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि समस्याओं के समाधान हमें खुद से ही ढूंढने होंगे। और कभी भी आज के ज़माने में किसी पर भी अंधा विश्वास मत करिए, क्योंकि अक्सर ये अंधा विश्वास ही हमें कहीं का भी नहीं छोड़ता है और फिर कई बार हमें अपनी ज़िंदगी से हाथ भी धोना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।